कॉलेज में जब मुझे कॉलेज के एक कोने से दूसरे कोने तक एक क्लास अटेंड करने जाना होता था, तो मेरी जिंदगी उस समय मेरे सामने ऐसे मूवी की तरह चलती थी कि मैं क्या थी और आज कहाँ हूँ। जहां मुझे एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 2 मिनट लगते थे, वहां मुझे एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए आधा घंटा लग रहा था। कोई ना कोई आपके साथ उस समय यही बात कहना चाहता है कि जब जिंदगी खत्म हो गई है, इस लड़की की जिंदगी तो तबाह हो चुकी है, अब इसकी जिंदगी में रहा ही क्या है। तो कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो उस समय हॉस्पिटल बेड पर ये सोच रखते हैं कि चलिए इसकी शादी हम एक और अपाहिज इंसान से करवा देते हैं, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि इस समय वो इंसान जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। मैं एक डिसेबल्ड इंसान नहीं हूं, मैं स्पेशली एबल्ड हूं। मैं वो इंसान हूं जिसने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटीज में बदला और अपनी डिसेबिलिटी से अपनी एक नई पहचान बनाई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृतिका खन्ना और मुझे मिला है एक बहुत ही प्यारा सा टाइटल जो कि है इंडियाज फर्स्ट फीमेल पैरा रोवर। हाँ, बहुत खुशी होती है ये सोचकर, ये सुनकर कि मैं हूँ इंडिया की पहली फीमेल पैरा रोवर। बट क्या कभी किसी ने ये सोचा कि ये टाइटल मिलने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, किन किन स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ा होगा, कितने हार्डशिप्स आए होंगे। यस, इतना आसान नहीं है जिंदगी में कुछ अचीव करना। हमेशा उसके पीछे छुपी होती हैं आपकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ, खुद से, समाज से, आपकी फैमिली से, उन लोगों से जो ये सोचते हैं कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप जब ये टाइटल लेकर घर लौटते हैं तो आपके साथ साथ आपके घर में मौजूद आपकी फैमिली, आपके आस पड़ोस वाले, आपके स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि आपकी ऑफिस वाले आपको उतनी ही सराहना देते हैं जितनी कि एक टाइम पे आपने हार्डशिप्स फेस किए होते हैं। तो कैसी रही मेरी ये जर्नी जब मुझे इंडियाज फर्स्ट फीमेल पैरा रोवर कहा गया। यस, लाइफ शुरू हुई उस समय जब मैंने 18 साल की उम्र में अपनी एक लेग खो दी एक सड़क हादसे में। उस दौरान मेरी लाइफ, मुझे नहीं पता था कितनी जबरदस्त तरीके से चेंज होने वाली है। उस समय ऐसा लगा कि बस शरीर का एक छोटा सा अंग ही तो गया है, लेकिन जिंदगी बहुत कुछ दिखाने वाली थी। हर दिन एक नया चैप्टर मेरे सामने खुलने वाला था जिसके लिए शायद मैं तैयार नहीं थी। तो जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, उस दौरान मेरी स्कूल लाइफ बहुत ही हैपनिंग थी, बहुत ही मजेदार थी। मैं अपने स्कूल में सब मुझे तितली के नाम से जानते थे। तितली क्यों कहा जाता था? तितली कहने की वजह ये थी क्योंकि मैं कभी भी अपने डेस्क पर बैठती नहीं थी, हमेशा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई उड़ान में भरती ही रहती थी। जब स्कूल टाइम में मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या डांसिंग में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी, तो उस समय जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं अपने 12th के एग्जाम्स दे रही थी और अर्ली मॉर्निंग मेरे साथ ये हादसा हो गया और मेरा एग्जाम था। उस समय तो नहीं लगा कि क्या हुआ है, बस ये सोच लिया कि अरे बाप रे, मेरा लेग चला गया और मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। बट हॉस्पिटल जाने के बाद जब मुझे कुछ टाइम के बाद अपनी पेन का, अपनी दर्द का एहसास होना शुरू हुआ, तो रियलाइज हुआ कि हादसा बहुत बड़ा है। और सबसे पहली सोच जो दिमाग में आई वो थी कि अब मैं जिंदगी में कभी डांस नहीं कर पाऊंगी। और याद है, आप सबको याद होगा, हमारी बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं सुधा चंद्रन जी। उसी समय मुझे उनका ख्याल आया कि वो तो आज भी डांस करती हैं, तो मेरे साथ कुछ बड़ी बात नहीं हुई है, मैं भी डांस करूंगी। उस समय हॉस्पिटल में बैठकर मैं यही चीज सोचती थी कि जब हॉस्पिटल से निकलूंगी तो मैं फिर से अपनी डांसिंग शुरू करूंगी। बट उस समय की सोच में और रियलिटी में बहुत फर्क था, बहुत कुछ बदलने वाला था, बहुत कुछ बदल चुका था। सबसे पहली चीज, जब मेरी फैमिली ने मुझे इस कंडीशन में देखा तो उनके लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। जिन पेरेंट्स ने एक हंसते खेलते बच्चे को सुबह एग्जाम देने के लिए भेजा था, वो बच्चा घर तो नहीं आया था, लेकिन वही पेरेंट्स को हॉस्पिटल आना पड़ा था ये खबर सुनकर कि उसकी एक टांग इस सड़क हादसे में चली गई। कितना मुश्किल होगा उन लोगों के लिए भी,
ये समझना, ये एक्सेप्ट करना कि उनके बच्चे के साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है। मुझे आज भी याद है जब मेरे फादर हॉस्पिटल में पहुंचे थे, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखे थे। तब समझ में आया था कि ये लॉस कितना बड़ा है और एक माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी उस समय। जैसे तैसे लोगों ने आना शुरू करा हॉस्पिटल में, जैसे जैसे मेरे रिलेटिव्स आते थे, फैमिली फ्रेंड्स आते थे, या मेरे फादर के ऑफिस से या मदर के ऑफिस से कोई लोग आते थे, तो सब लोग एक ही बात कहते थे, इसकी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। उस समय मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, शायद मेरी जिंदगी इस हादसे के बाद सचमुच खत्म हो चुकी है। मैंने बहुत से कई बार ऐसा सोच भी दिमाग में आती थी कि शायद अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं करने को, क्योंकि मेरी टांग चली गई है तो इसका मतलब मेरा वजूद खत्म हो चुका है। ऐसा सोसाइटी आपको बताना शुरू करती है, समझाना शुरू करती है। उनके एक्सप्रेशन से, उनकी बातों से, उनके जेस्चर्स में आप इस चीज को समझने लगते हैं कि हाँ, अगर आप एक डिसेबल्ड पर्सन हैं तो आपकी जिंदगी अब खत्म है। ऐसी ही सोच कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी आना शुरू हो गई थी। जब भी आपके रिश्तेदार या आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली फ्रेंड्स हॉस्पिटल में आपको विजिट करते हैं, आपको इस सिचुएशन में देखते हैं, तो पता है क्या होता है? नमक तो हर घर में मिल जाता है, लेकिन मरहम बहुत कम लोगों के पास होता है। और वही चीज के साथ जब आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आती है, आप उनके सामने रो तो सकते हैं। एक वही लोग हैं जिनके सामने आप अपनी वीकनेस शो कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं आपका दर्द, लेकिन वही चीज आप उन लोगों को नहीं बता सकते जो हाथ में नमक लेकर आते हैं। कोई ना कोई आपके साथ उस समय यही बात कहना चाहता है कि जब जिंदगी खत्म हो गई है, इस लड़की की जिंदगी तो तबाह हो चुकी है, अब इसकी जिंदगी में रहा ही क्या है। तो कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो उस समय हॉस्पिटल बेड पर ये सोच रखते हैं कि चलिए इसकी शादी हम एक और अपाहिज इंसान से करवा देते हैं, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि इस समय वो इंसान जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। जब मैं इस नमक की बात करती हूँ, तो नमक लेकर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस समय आपकी जिंदगी में ये कह जाते हैं कि एक लड़की और ऊपर से अपाहिज, अब तो इसकी जिंदगी में बचा ही क्या है, खत्म हो चुकी है इसकी जिंदगी, इसकी शादी एक और अपाहिज इंसान से करवा दीजिए। ऐसा उस समय मैंने भी फेस किया, मेरी फैमिली ने भी फेस किया। जब जिंदगी में ये नहीं पता था कि जिंदगी और मौत के बीच में झूलता हुआ इंसान क्या जिंदगी की ओर चलेगा या मौत की तरफ, उस समय ये लोग अपने हाथ में नमक लेकर रिश्तेदारी निभाते हैं। ऐसा ही होता है जब आपके कुछ लोग, कुछ सदस्य जो आपकी स्ट्रेंथ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो चीज उस समय मैंने अपने दिमाग में ठान लिया कि इन्हीं लोगों को मुझे देना है एक जवाब। वही रिश्तेदार जो आज नमक लेकर आ रहे थे, कल उन्हीं के हाथों में मुझे फूल देखने हैं, उन्हीं के चेहरे पे मुझे वो प्राउड स्माइल देखनी है जो ये कह सकेगी कि अरे वाह, इस लड़की ने तो अपनी जिंदगी बदल दी। मैं एक डिसेबल्ड इंसान नहीं हूं, मैं स्पेशली एबल्ड हूं। मैं वो इंसान हूं जिसने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी एबिलिटीज में बदला और अपनी डिसेबिलिटी से अपनी एक नई पहचान बनाई। तो इसी डिसेबिलिटी ने मुझे दी एक नई पहचान ऑफ बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट फीमेल पैरा रोअर। तो ये सब कैसे शुरू हुआ? जब मुझे लगा कि अब जिंदगी खत्म हो रही है, मैंने डिसाइड किया खुद को एक नई सोच देने का, इस सोच से कि चलिए शुरुआत करते हैं, दोबारा से चलना सीखते हैं। जब मैंने चलना शुरू किया, हॉस्पिटल से आने के लगभग 6 महीने बाद मैंने फिर से कदम लेना शुरू किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलना सीखता है। मैंने भी अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर दोबारा 18 साल के बाद चलना शुरू किया। उस समय भी जब मुझे वो क्रचेस में देखते थे तो बहुत उन्हें भी एक अलग सी फीलिंग होती थी कि हमारा बच्चा जो भागता था, उछलता था, आज वो 2 क्रचेस पे है। लेकिन मैंने उन क्रचेस को अपने पंख बनाया। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मुझे असिस्टेंस देते हैं,
मैंने ये सोचा कि मुझे उस भगवान ने, उस ऊपर वाले ने पंख दे दिए हैं और मुझे ये उड़ान दोबारा उड़नी है। तो उस समय मेरी जर्नी कैसी शुरू हुई? आपकी लाइफ में जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक जिंदगी शुरू नहीं होती। मैंने अपनी शुरुआत करी सेल्फ एक्सेप्टेंस से। खुद को इस दृढ़ निश्चय कर लिया मैंने कि मुझे चलना है, मुझे उड़ना है। उस समय बहुत से ऐसे चैलेंजेस मेरे सामने आए जब मैंने चलना शुरू किया। जब मैंने चलना शुरू किया तो मुझे तब समझ में आया कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज खो दी है। हम अपनी बॉडी को हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कभी भी फोकस नहीं करते अपनी फिटनेस पर। जब मैंने उस हादसे में अपनी लेग को खो दिया और पूरा का पूरा जोर एक ही टांग पर आ गया, एक ही पांव पर आ गया, तो मुझे रियलाइज हुआ फिटनेस की जिंदगी में कितनी ज्यादा जरूरत है। हम लोग आज भी जिम में लोग सिंगल लेग स्क्वाट्स करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन हमेशा उन्हें बैलेंस देने के लिए उनकी दूसरी लेग रहती है। लेकिन जिसके पास एक ही टांग है और वो जिंदगी में उसी टांग पर चलने वाला है और वर्कआउट करने वाला है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर है। मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। जब मैं अपने घर से बाहर निकलना शुरू हुई, ट्रैफिक, सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स जो आपको हमेशा किसी और तरह से देखते थे, आज वो आपको एक डिसेबल्ड पर्सन की तरह ही देख रहे थे। लाइफ में बहुत से चैलेंजेस पहले ही थे, लेकिन एक्सटर्नल चैलेंजेस अब दिखना शुरू हुए थे। एक्सटर्नल चैलेंजेस थे रोड पर चलना, वापस उसी सड़क को क्रॉस करना जो आप आज से 6 महीने पहले कर रहे थे बहुत आराम से, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां आपको बिना देखे कुचल कर निकल जाती हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी होने लगा था। जब मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर रही थी, जब मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू करी, उस दौरान भी जब मुझे ट्रैवल करना होता था तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा नहीं ले सकती थी। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, मैटाडोर वाले आप एक तरफ रुकने के लिए कहिए, वो 5 मिनट आगे जाके रुकते हैं, और वो भी रुकते नहीं हैं, वो चलते रहते हैं। और शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उस चलती हुई गाड़ी से नीचे उतरना। तो तब रियलाइज हुआ कि अरे भैया, चैलेंजेस तो अभी शुरू हुए हैं, ये तो शुरुआत है। कॉलेज में जब मुझे कॉलेज के एक कोने से दूसरे कोने तक एक क्लास अटेंड करने जाना होता था, तो मेरी जिंदगी उस समय मेरे सामने ऐसे मूवी की तरह चलती थी कि मैं क्या थी और आज कहाँ हूँ। जहां मुझे एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 2 मिनट लगते थे, वहां मुझे एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए आधा घंटा लग रहा था। तो वो तो छोटे छोटे चैलेंजेस थे, जिंदगी अभी पन्ने और खोलने वाली थी, और सी हार्डशिप्स और से चैलेंजेस सामने आने वाले थे। लेकिन एक हमेशा चीज रही, जब भी कोई रिश्तेदार आता था, वो शादी के बाद अभी तक किसी ने छोड़ी नहीं थी, वो अपनी जगह पर इंटैक्ट थी। जो भी आता था वो कहता था चलिए छोड़िए, अब इसने पढ़ाई कर कर क्या करना है, तो इसकी पढ़ाई भी यहीं छुड़वा देते हैं और इसकी शादी करवा देते हैं, क्योंकि जिंदगी तो पहले ही खत्म हो चुकी है उनकी नजरों में। लेकिन मेरे माँ बाप ने उस समय मेरा पूरा साथ दिया। मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ बनकर मेरे साथ खड़ी रही। मुझे उन्होंने पूरी एजुकेशन कंप्लीट करवाई, यहाँ तक कि मैंने MBA करा, और उसके बाद मैंने बैंक में जॉब भी शुरू करा। और आज वही रिश्तेदार कहते हैं अगर जिंदगी में आपको कुछ हासिल करना है तो इस लड़की की तरह बनो। वही तो चाहती थी मैं, उनकी सोच बदलना। चाहे उनके हाथ में अभी फूल नहीं आया था, पर उनकी सोच में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव तो जरूर आया था। और शायद मेरी जर्नी की शुरुआत वहीं से हुई। जब वो सोच बदलती देखी मैंने, तो मैंने डिसाइड किया कि चलिए अपने साथ साथ और उन लोगों को खड़ा करते हैं जो डिसेबिलिटी के बाद घर की चारदीवारी से बाहर नहीं आना चाहते। मैंने अपनी फिटनेस पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। बहुत से जिम में गई, बात करी, जाकर उनसे इंटरैक्ट करना शुरू करा कि मैं वर्कआउट्स करना चाहती हूँ जैसे एक एबल बॉडी पर्सन करता है। लेकिन शायद एक चैलेंज अभी और बाकी था। बहुत से लोग आपको कुछ नया करते देख उस चेंज को, उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था।
मैं तो करना चाहती थी, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं कुछ नया ट्राई करूं। उनके लिए ये चीज बहुत ही रिस्की हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलिए ये रिस्क मैं लेती हूँ, आप मुझे ट्रेन कीजिए, मैं आपकी ट्रेनी बनती हूँ। तो उन्होंने इस चीज को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। मैंने भी खुद एक चैलेंज ले लिया। और आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे 10 दिन के वर्कआउट्स के बाद मेरे जिम ट्रेनर ने कहा, आज तक की मेरी सबसे बेस्ट ट्रेनी तुम हो। तो चलिए ये भी हासिल हमने कर ही लिया। वो कहते हैं ना, जैसे तिल में तेल बसे, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। यू आर योर ओन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। आपकी काबिलियत आपके अंदर है, उसे पहचानने वाले भी आप हैं। बस खुद को थोड़ा सा तराशना है, थोड़ा सा निखारना है। हर चीज आपके अंदर है, आपकी काबिलियत आपके अंदर है। बस उसे पहचान कर उस राह पर चल दीजिए और मंजिल दूर नहीं होगी। आपका गोल आपके सामने होगा और आपको उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। इन जिम वर्कआउट्स में मैंने धीरे धीरे जिम सेशंस का वीडियोस बनाना शुरू किए। जब मैंने वो सेशंस में वीडियोस बनाए वर्कआउट करते हुए और सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू किया, तो मेरे सबसे पहले वो मेरे ही अपने डिसेबिलिटी सेक्टर के लोग थे, जो कहीं ना कहीं एक छोटी सी चिंगारी की तलाश में थे। आग तो उनमें थी, बस चाहिए थी तो एक छोटी सी चिंगारी। और वही उन वीडियोस ने काम किया, एक चिंगारी का। उन वीडियोस को देखने के बाद बहुत से लोग मेरे साथ कनेक्ट होना शुरू हुए, जिन्हें ये लगा कि अगर तुम कर सकती हो तो हम भी कर सकते हैं। बस यही मोटिव तो था मेरा इस जिंदगी में, कि अगर मैंने अपने पांव पर दोबारा चलना सीखा है, तो मेरे साथ मेरे और भी भाई बहन हैं जो चलना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें तलाश है एक छोटी सी इंस्पिरेशन की, एक छोटी सी मोटिवेशन की। और वो वीडियोस बनी उनकी मोटिवेशन, उनकी इंस्पिरेशन। तो उसी दौरान हमारे एक कर्नल हैं, कर्नल गौरव दत्ता, जो कि इंडिया के सबसे पहले पैरा ट्राई एथलीट हैं। उन्हीं वीडियोस की वजह से वो मुझ तक पहुंचे और जिन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर तुम अपनी फिटनेस को लेकर थोड़ा सा भी फोकस्ड हो, तो तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी हम देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया पैरा रोइंग की। मेरे लिए इस स्पोर्ट से मैं तो अनजान थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर तुम पैरा रोइंग करती हो, तो तुम हमारी कंट्री की सबसे पहली पैरा रोअर बनोगी। और शायद मेरे लिए वो पहचान बहुत जरूरी थी। याद है ना, कुछ लोगों के मुंह मुझे वहीं बंद करवाने थे, उनके हाथ में फूल लाने थे, उनके हाथ में वो चिंगारी निकलती हुई नहीं चाहिए थी। अब मुझे अप्रिसिएशन के कुछ वर्ड्स चाहिए थे। ये चाहिए था कि कृतिका में वो बात थी और उसने कर दिखाया। तो उन कर्नल की बातों ने मुझे दिया एक नया गोल, एक नई मोटिवेशन, एक नई इंस्पिरेशन, कि ये चीज अगर मैं हासिल करती हूँ, तो घर में बैठी वो बहुत सी लड़कियां या बहुत सी डिसेबल्ड लड़कियां जिन्हें लगता है उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, उनके लिए एक नई किरण होगी, एक नई उम्मीद की किरण होगी उनके लिए। तो चल पड़ी मैं इस रास्ते पर। तो मैंने धीरे धीरे अपने आप पे और ज्यादा काम करना शुरू किया और मैं पहुंची सबसे पहले ट्रेनिंग कैंप पे पुणे में। आर्मी रोइंग नोड के अंडर मेरा सबसे पहला एशियन गेम्स का कैंप था, जिसका मैं हिस्सा बनी। लेकिन अभी तो चैलेंजेस और बाकी थे, क्योंकि मैं एक नॉन स्विमर थी और जा रही थी मैं वाटर स्पोर्ट्स की तरफ। तो जाहिर सी बात है चैलेंजेस तो आने वाले थे, लेकिन अच्छा ये लगता था कि कुछ नया कर रही हूँ जिंदगी में, कुछ और एक्साइटिंग, कुछ नया ट्राई करने का मुझे मौका मिला है, जो शायद मेरे घर में बैठे हुए लोग या मेरे साथ बैठे हुए मेरे कजिन्स, मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स नहीं कर पाए, लेकिन मुझे मौका मिला है और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। उसी दौरान मेरे साथ एक और छोटा सा हादसा हुआ। मेरी बोट पलट गई और मुझे कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद वाटर फोबिया डेवलप हो गया। अब उस वाटर फोबिया ने मुझे दोबारा बोट में बैठने नहीं दिया। मुझे 1 महीना लग गया उसको रिकवर करते करते और वापस बोट में बैठते हुए।
फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो कैंप क्लोज हो गया और हमें घर वापस आना पड़ा, और मेरे पास अगले 6 महीने थे दोबारा से उस बोट में बैठने के लिए। मैंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया। जो विल पावर मेरे अंदर शुरू से थी, अब वक्त था उसे और ज्यादा निखारने का और ज्यादा उभारने का। बस उसी मेंटल स्ट्रेंथ के सहारे मैंने डिसाइड किया कि ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी, और अपने माइंड को कंप्लीटली स्टेबल करके वापस बोट में बैठी उसके एग्जैक्ट 6 से 7 महीने के बाद। और वो शुरुआत थी एशियन चैंपियनशिप 2019 की। उसमें हमारी पूरी टीम पार्टिसिपेट करने वाली थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एट एन इंटरनेशनल इवेंट। तो मौका तो बहुत बड़ा था, लेकिन अभी स्ट्रगल्स और बाकी थी। मेरी ट्रेनिंग के दौरान भी मेरी बॉडी ने बहुत से चैलेंजेस थ्रो किए। कभी मुझे फीवर हो जाता था, कभी कहीं चोट लग जाती थी, और मैं उतना बेस्ट नहीं दे पाती थी जितना मैं दे सकती थी। लेकिन कर्नल हमेशा एक बात कहते थे, हमने तुम्हें कुछ सोच कर यहाँ लाया है। फिजिकली चैलेंजेस हैं, बट मेंटली यू आर स्ट्रांग इनफ टू डील विद इट। तो मैं भी बस उसी सोच के साथ रोज सुबह उठती थी और ट्रेनिंग के लिए निकल जाती थी। मुझे आज भी याद है, जब हम एशियन चैंपियनशिप के लिए जाने वाले थे, उससे 1 हफ्ता पहले मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था और मैं 1 हफ्ते के लिए कंप्लीटली बेड रेस्ट पे थी। वहां पर मुझसे मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम्हें रोइंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे कर सकती थी मैं? मेरे साथ साथ मेरी टीम के सपने भी जुड़े थे, और वो सपने जुड़े थे जो घर बैठी बहुत सी लड़कियां मुझे देख रही थी और इसी उम्मीद में जी रही थी कि आज ये करके दिखाएगी और हम शुरुआत करेंगे। तो उन लड़कियों के लिए, उन मेरे भाई बहनों के लिए, डिसेबल्ड भाई बहनों के लिए मुझे दोबारा खड़े होना था। मैंने उस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, एंड फॉर्चुनेटली हमने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एट द इंटरनेशनल इवेंट हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और वो जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जब मैंने अपनी लाइफ में वो मेडल पहना। मेरे कंधे पे था मेरा देश का झंडा, जिसने वो जोश जगाया, वो हिम्मत दी कि वो लड़की जो चल नहीं सकती थी, वो आज बनी इंडियाज फर्स्ट फीमेल पैरा रोवर। अचीवमेंट बहुत बड़ी थी, बहुत खुशी थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि आज मैंने अपने देश के लिए कुछ किया है, मैंने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन मन में एक बात जरूर थी कि देखिए आंटी, आपने मुझसे ये तो कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकती, लीजिए मैं घर आ रही हूँ एक मेडल के साथ। और आज वही आंटी अपने बच्चों को लेकर आती है कि दीदी से कुछ सीखो। तो मेरे लिए वो लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं आज लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी हूँ, मोटिवेशन बनी। वो कहते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आपकी सोच ही आपको बनाती है। अगर आपकी सोच ये सोच लेती है कि एक ठोकर लगने के बाद आप बिखर चुके हैं, आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, तो सच मानिए वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर वही सोच से आप उन टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर कर एक नई मूर्त बनाते हैं, एक नई सोच लेकर चलते हैं, तो ये सृष्टि आपके साथ चलती है। आपकी उसी लगन और मेहनत को वो और ज्यादा तराशती है और आपको देती है आपका वही मनचाहा मुकाम। तो जिंदगी में कभी भी आपको लगे कि आपके साथ कुछ हादसा हो गया है और जिंदगी खत्म हो चुकी है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हम कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो सच में काम करता है। अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपके साथ नेगेटिव चीजें होती हैं, लेकिन यदि उन्हीं नेगेटिव चीजों को आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से लेकर चलें तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बस हिम्मत आपको करनी है, उसे जीना आपको है। तो शुरुआत कीजिए एक नई शुरुआत से, एक नई सोच से। ऑल द बेस्ट।